आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो शख्सियत में। यूं तो शख्सियत में हमारे साथ कई अलग अलग जगत के कई दिग्गज शामिल हुए और इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहले अपना परिचय दर्शकों को दें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है। मैं मथुरा का रहने वाला हूं और इस समय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हूं और केवल एक ही सपना लेकर मथुरा से चलकर सारे उत्तर प्रदेश में मैं घूम रहा हूं कि बच्चों के चेहरे की मुस्कान मांगता हुआ मैं फिर रहा हूं। जब तक बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, ये मैंने ठान लिया है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आपकी जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैं मथुरा के जवाहर इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया। उसके बाद KR डिग्री से BSc किया, फिर MA किया, फिर रिसर्च किया और उसके बाद IOP कॉलेज से मैंने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया था वृंदावन से। और वर्तमान में मैं बाबू शिवनाथ अग्रवाल महाविद्यालय जो मथुरा में है, वहाँ पर BA LLB में जो स्वयं घोषित पाठ्यक्रम है, उसमें मैं समाजशास्त्र का प्रवक्ता हूँ। देवेंद्र जी, हर इंसान का एक सपना होता है, उसे पूरा करने की लगन होती है। आपका क्या सपना? बचपन से मैं छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति से जुड़ा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संस्था है, उसके कार्यकर्ता के रूप में मैंने 17 साल काम किया और ज्ञान चारित्र्य एकता जो उसका स्लोगन है, उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और मेरे भी मन में एक भाव जागृत हुआ कि समाज में मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे बाद भी लोग उसको याद रखें। वह यही तमन्ना लेकर मैं काम में लगा रहता हूं। और उसके बाद फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी मैंने काम किया और भारतीय जनता पार्टी में काम किया, जो आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है। उस पार्टी में, क्योंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, मथुरा में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश विश्व को दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का संदेश सारे विश्व को दिया और एकात्म मानववाद जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उससे मैं प्रभावित होकर किस राष्ट्र में भारत माता की सेवा में मैं क्या कर सकूं। और अब जैसे जैसे मैं काम करता चला गया, आज मुझको जिस तरह से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17 नवंबर 2021 में मैं अध्यक्ष बना हूं और उसके बाद से मैं बाल आयोग में निरंतर कार्य को गति देने में लगा हुआ हूं। जैसा भी आपने बताया कि आपने राजनीति में कदम रखा, भारतीय जनता पार्टी में काम किया, क्या चीज आपको प्रेरित की कि आपने सोचा कि राजनीति में कदम रखना चाहिए? राजनीति में आने का, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि छात्र जीवन से विद्यार्थी परिषद में था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि राजनीति में व्यवस्थाएं ठीक की जा सकती हैं। उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का सपना लेकर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया और आज 1999 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और 1999 से लेकर आज मैं, चाहे मैं ब्रज क्षेत्र का महामंत्री के रूप में काम किया मैंने, और आज वर्तमान में सरकार में जो जिम्मेदारी दी है और जो जो जिम्मेदारी जब जब मुझे दी गई, उस जिम्मेदारी को मैंने अंजाम तक पहुंचाया। 2012 में मैं मथुरा वृंदावन विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था और एक मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन किन्हीं कारणवश उसके बाद फिर मुझको काम जो संगठन ने दिया, वो मैं संगठन का प्रामाणिक कार्यकर्ता हूं
और जो काम संगठन मुझे देता है उस काम को मैं गति देता हूँ। देवेंद्र जी, आज आप अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर एक अच्छे मुकाम पर हैं। यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या चुनौतियाँ आई? मैं तो एक बात ही जानता हूँ कि हमारे संगठन में और एक बात सिद्ध होती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ अनुकरण करता है, और जो अनुकरण करता है उससे प्रेरणा प्राप्त होती है। और हमारे यहाँ पता ही नहीं चला काम करते करते इतने वर्षों में कौन थपकी देता है, कौन आगे बढ़ाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो अपने कार्यकर्ता को नेता बनाने के लिए आगे बढ़ाती है, और उसी का परिणाम है कि मुझे एक ऐसा काम दिया है जो सेवा का काम है, जो बच्चों का काम है। आज बच्चों के लिए मैं क्या कुछ कर सकूं, उसके लिए नई नई योजनाएं मैं बना रहा हूं। जैसे कि बाल श्रम एक सामाजिक कुप्रथा, बाल भिक्षावृत्ति, बाल यौन शोषण, और एक और महत्वपूर्ण चीज निकल कर आई। आज मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए था वो बच्चे आज नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए भी एक अभियान हमने प्रारंभ किया है। नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और उस अभियान के तहत हमने गाइडलाइन भी दी है कि विद्यालयों के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट की दुकान नहीं होनी चाहिए। ई सिगरेट को बैन कराया है, हमने हुक्का बार को भी बैन किया है। दूसरा, हमने प्रहरी क्लब बनाए, कक्षा 6 से लेकर उससे ऊपर की क्लासों में प्रहरी क्लब होंगे। क्लास टीचर उसका अध्यक्ष होगा और 6-7 विद्यार्थी उसके साथ रहेंगे, जो समय समय पर यह चर्चा करेंगे कहीं हमारा विद्यार्थी नशे की लत में तो नहीं पड़ रहा है। दूसरा, हमने H1 मोडिस की जो दवाइयाँ हैं नारकोटिक्स की, बच्चे ना खरीदें, उसके लिए हमने ड्रग्स की दुकानों पर कैमरे लगाने के लिए गाइडलाइन दी है। और चौथा, हमने आबकारी की जो दुकान है उन पर भी कैमरे लगवाए हैं, और वहाँ पर भी एक स्लोगन लिखवाया, 21 वर्ष से कम के बच्चे शराब ना खरीदें। और उसके अलावा अभी हमने इस कार्यक्रम को महानगरों तक लिया है, और महानगरों में ये कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें हमने जो बच्चों को प्रभावित करने वाला वर्ग है, जो सीधा सीधा बच्चों से जुड़ा है, जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, आंगनवाड़ी बहनें, आशा हैं, ANM है, जो सीधा सीधा बच्चों से जुड़ा हुआ, जिनका बच्चों से जुड़ाव रहता है, ऐसा हमने महानगरों में गोष्ठी के माध्यम से, क्योंकि नारकोटिक्स विभाग और पुलिस का काम ऐसे लोगों को पकड़ना होता है जो समाज में, मैं तो कहूँगा, एक विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो केवल धन कमाने की लालसा से नशे का कारोबार करते हैं, बच्चों को पार्सल के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने का काम कर रही है। और दूसरा, मैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 15 दिन का जो अभियान चलाया और सीधी जिम्मेदारी जो लोगों की दी है, उसका परिणाम है आज अरबों खरबों रुपए की ड्रग्स नष्ट की गई है, और ऐसे जो कारोबारी लोग हैं उनको शिकंजों के पीछे भेजने का काम हुआ है। जी, बेहतरीन पहल की जा रही है जो आज समाज की बड़ी जरूरत बन चुकी है। और मेरा आपसे सवाल है, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है? मेरा प्रेरणा स्रोत मेरा संगठन है, क्योंकि संगठन से मुझे काफ़ी सीखने को मिला है। और आज जो भी कुछ हूँ संगठन में, अनेक लोग ऐसे आए जीवन में कि जिन्होंने मुझे प्रेरणा देने का काम किया। आज जो भी कुछ हूँ संगठन के द्वारा हूँ, संगठन से ही सीखने को मिलता है। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, एक राजनीतिक जिम्मेदारी और एक संवैधानिक यानी आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी, क्या अंतर देखते हैं? अंतर, यहाँ एक वहाँ भी सेवा का काम था और यहाँ भी सेवा का काम है। क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं तो पार्टी विद द डिफरेंस, हमारी कार्य जो पद्धति है और वो कार्य पद्धति का जो मूल आधार है, हमको सिखाया जाता है कि हमको किस तरह से काम करना चाहिए हमारे प्रशिक्षण वर्गों को, और जो हमें प्रशिक्षण अपने संगठन से मिला है वही काम आज हम इसको अंजाम देने का काम बच्चों के बीच में कर रहे हैं। अभी जैसा कि आज आपने देखा निर्भया वाला कांड हुआ दिल्ली में, तो उससे भी हमें प्रेरणा मिली। उसको देखकर हमने अब एक नया कार्यक्रम और चालू करने वाले हैं, सेव द चिल्ड्रन सेव द ट्रांसपोर्ट,
क्योंकि आज ये देखा जाता है बच्चा जब घर पहुंचता है तो माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और जब बच्चा घर से विद्यालय की तरफ आता है तो उसका जो टीचर होती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसी मुस्कान को ढूंढने के लिए मैं सारे उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहा हूँ, हर जगह पहुँचने का, और मेरा पूरा टारगेट है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मैं स्वयं जाकर स्थलीय निरीक्षण कर रहा हूँ, और उसका परिणाम है करीब लगभग 60 जिलों में मेरा भ्रमण अभी तक हो चुका है। जैसा अभी आप बता रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं, क्या बदलाव अपनी शैली के अनुसार देखते हैं? बदलाव आज अगर आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जिन प्राइमरी स्कूलों को पहले ऐसा माना जाता था गंदगी के ढेर हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन आज मैं जो देखता हूँ शिक्षा का वातावरण 2017 के बाद बदला है। 19 जो कायाकल्प योजना है, विद्यालयों में फर्नीचर आया, विद्यालयों में किताबें आई हैं, विद्यालयों में खेल खिलौने आए, विद्यालय में टाइल लगाए, और दूसरा निपुण भारत के तहत आज टीचर विद्यालय में पढ़ाने की स्थिति में आए हैं। दूसरा अगर इंटर कॉलेजों में देखता हूँ वहाँ अलंकरण योजना है हमारी, उसके कारण वहाँ भी परिवर्तन आया, और टीचरों की जो भर्ती हुई है आज टीचरों के अभाव कम सा दिखाई देता है, और विद्यालय में शिक्षा में अमूलचूल आज परिवर्तन दिखाई दे रहा है। देखिए, इस समय समाज की जो बड़ी समस्या बनी हुई है वो बाल मजदूरी है। बाल मजदूरी को क्या कुछ अलग सोच रखते हैं आप? बाल मजदूरी से मैं कई एंगलों पर सोचता हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव अभी 1.5 साल का जो अनुभव आया है बाल मजदूरी में, एक तो जो बाल मजदूरी का काम कराने वाले लोग हैं वो बच्चों को बहका देते हैं, देखो आपको पकड़ने के लिए आ गए, आपको ये ले जाएंगे, लेकिन हम बच्चों को पुनर्वास के लिए पकड़ते हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बच्चों और महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है कि जब कोरोना रूपी वैश्विक महामारी थी और बच्चे अनाथ हो रहे थे, उन अनाथ बच्चों की अगर चिंता करने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और आज ऐसे लगभग 11,500 बच्चों को जो उनके कोरोना में माता या पिता चले गए, ऐसे बच्चों को हम 4,000 रुपया पढ़ने के लिए दे रहे हैं। दूसरा, 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माता या पिता किसी भी बीमारी से चले गए हो, ऐसे भी बच्चों की चिंता करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उनको 2,500 रुपया मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत दिया जा रहा है। तो जैसा कि अभी आप बताएं कि समाज के लिए आप तमाम विषयों पर काम कर रहे हैं, और क्या कुछ रणनीति लेकर चल रहे हैं? हमारी चहुमुखी रणनीति है, क्योंकि आज बाल संरक्षण इकाई जो है वो ग्राम पंचायत स्तर तक है। हम जेजेबी एक्ट में त्रिस्तरीय काम हमारा है, जैसा कि हमारा जिले में जिला प्रोफेशन अधिकारी होता है, हमारी CWC की टीम होती है, हमारी DCPU की टीम होती है, उसी तरह ब्लॉक में भी होती है, और ठीक उसी तरह हमारी जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम प्रधान है वो बाल संरक्षण इकाई का अध्यक्ष होता है, और जो उसका सचिव होता है वो सचिव होता है। हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारी आशा बहनें, हमारी ANM बहनें, ये सब उसकी जो नीचे की गांव की भौगोलिक स्थिति में जो अधिकारी होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। अभी मैं उनका पुनर्गठन करा रहा हूँ, अभी मैंने उसके लिए गाइडलाइन दी है, और उनका जब पुनर्गठन हो जाएगा तो इन 4-5 मुद्दों को मैं नीचे तक पहुँचाने का काम करूँगा, जिससे उसकी जनजागृति आवेगी। तो वो हमारी जो बाल संरक्षण इकाई है उसको गांव स्तर पर ही, चाहे बाल श्रम की बात हो, चाहे बाल भिक्षावृत्ति की बात हो, चाहे बाल विवाह की बात हो, चाहे बाल यौन शोषण की बात हो, चाहे नशे की बात हो, ये 5 पंच जो मुद्दे हैं जो समाज में आज एक कुरीति के रूप में व्याप्त हैं, इन मुद्दों को खत्म करने के लिए हम नीचे से ही इसका, क्योंकि मैं केवल निरीक्षण में विश्वास नहीं करता, और मेरे जानने वाले लोग इस बात को जानते हैं, मैं परीक्षण जब तक नहीं कर लेता हूँ चीज़ का। और अभी मैंने जैसा सीधा कहा कि मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, क्योंकि निरीक्षण में तो व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त हो जाती हैं, और जब परीक्षण होता है तो औचक परीक्षण होता है तो चीज़ें निकल कर आती हैं। तो कुछ चीज़ें निकल कर आ भी रही हैं। अब जैसे कि मान लो आप मथुरा के विषय में, क्योंकि मथुरा का रहने वाला हूँ, तो मथुरा में भी एक बच्चों का हब हम लोग अति शीघ्र बनाने जा रहे हैं। उसका एस्टीमेट वगैरह भी हुआ है, जिसमें 200 की कैपेसिटी का बाल संप्रेषण गृह होगा, 200 की कैपेसिटी का
नारी निकेतन होगा और जिसमें 50 बेड का नशा मुक्ति केंद्र पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों का मथुरा में ही बनने वाला है। बाल गृह होगा, शिशु गृह होगा, जेजेबी कोर्ट होगी, सारा सिस्टम सब एक जगह होगा और बराबर में वहाँ पर विधवा माताओं का भी गृह है और अनाथ बच्चों को मैं एक परिवार की तरह उनको एक नया कंसेप्ट में पूरे उत्तर प्रदेश में देने का काम कर रहा हूँ। दूसरा मैंने एक और काम किया है, एक डिस्ट्रिक्ट और एक जिस तरह से एक प्रोजेक्ट हमारी सरकार कर रही है उसी तरह से मैंने एक डिस्ट्रिक्ट में एक बढ़िया संस्था कौन सी है उसको रोड मॉडल बनाकर 75 जिले 75 क्या क्या चीज़ अच्छा काम हुआ है। जैसे रामपुर में बहुत अच्छा बाल गृह हमारे बना है, जैसे मैं अभी हरदोई में गया था वहाँ संप्रेषण गृह बना है और उस संप्रेषण गृह में खेल का भी मैदान है। दूसरा वहाँ पर उन बच्चों को कौशल विकास से जोड़ा गया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी मॉडल को लेकर मैं और भी संप्रेषण गृह में उतारने का काम करूँगा। देवेंद्र जी, प्राइम टीवी के माध्यम से जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा क्योंकि बच्चों की पहला संस्कार देने का काम उसकी माँ होती है और माँ अपने बच्चों पर ध्यान पहले से ही रखे, उसे लाड़ प्यार तो करे लेकिन लाड़ प्यार में उस पर ये रखे कि कहीं बच्चा मेरा कहीं गलत राह पर तो नहीं जा रहा, उस बच्चे को संस्कार देने का काम जो कर रही है। दूसरा संस्कार देने का काम उसको प्राथमिक पाठशाला में उसकी टीचर देती है, तो दोनों की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। मेरा तो केवल एक ही सपना है क्योंकि बच्चे देश की आत्मा हैं, बच्चे देश का भविष्य है और आज उत्तर प्रदेश का बच्चा आगे की तरफ तो बढ़ रहा है, आज बच्चे हमारे आगे निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन बच्चों को भी हमें आगे लाना है। जैसा कि आपने स्लोगन दिया कि मन के हारे हार है और मन के जीत जीत, तो अगर हमें जीतना है तो हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का बच्चे जो नौजवान है वो आगे बढ़ेगा और देश के विकास में अपनी अहम भूमिका लगाएगा। जैसा कि मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ कुटीर, हमारे कस्तूरबा विद्यालय जो चलते हैं, हर ब्लॉक में एक कस्तूरबा होता है, गरीब छात्रा हॉस्टल होता है और एक रोड मॉडल हमारी एक छात्रा जो भारतीय क्रिकेट टीम में पहुंची है। तो इस तरह से बच्चों के सामने रोड मॉडल अगर रखे जाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो शख्सियत में मुलाकात हुई डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से, जो समाज के लिए, समाज के विकास के लिए एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। आगे आपकी फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। धन्यवाद मयूरी जी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।